बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा आपके। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शानदार क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कराए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण, जो समतल दर्पण है उसका आवर्धन कितना होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें। तो देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का आकार समान होता है, यानी वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार के। और जो हमारे पास आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार h डैश बटा में h, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार बराबर है, यानी जितना h डैश है उतना ही h भी है, यानी h को भी h डैश मान लें तो h से h कट के 1, यानी कि इसका आवर्धन होगा 1। ए फॉर अवंतिका। बी नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के दो ही स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थिति है? या तो हम वस्तु को अनंत पर रख दें, यहाँ पे आ रहा है, या तो वस्तु को अनंत पर रख दे। सॉरी, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव हो गया, फोकस F, वक्रता केंद्र C। हमारे पास दो ही स्थितियां होती है, या तो अनंत पे वस्तु हो या तो ध्रुव और अनंत के बीच। तो अनंत पे वस्तु होगी तो इसका प्रतिबिंब जो है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य यहाँ कहीं बनेगा। अगर दूसरी स्थिति देखी जाए तो दूसरी स्थिति में अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे है वस्तु, तो पहली स्थिति में इसका प्रतिबिंब, यहाँ पहली किरण यहाँ से ले गए, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण को हमने वक्रता केंद्र की ओर भेजा तो ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो गई, और फिर ये यहीं पे बनेगा, यानी फिर से वो ध्रुव और फोकस के मध्य यही बना। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच, सी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारे पास। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, या फिर दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? इसके लिए आइए हम पहले इस सवाल को हल करके देखते हैं। दर्पण सूत्र लगा के देखेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर आ रहा है, फिर हम बताएंगे कि वो कहाँ बनेगा। तो देखिए, दर्पण सूत्र है हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चूँकि ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण ऐसे होता है, तो इसमें फोकस और वक्रता केंद्र इधर होगा और वस्तु भी इधर ही रखी जाएगी। तो इसका फोकस जो होगा F बराबर वो माइनस का आएगा, यानी फोकस दूरी है -10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो U बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले में रखिए 1/f का मान है -10 बराबर 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/20। अगर इसको इधर भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/-10/1 प्लस 20 बराबर 1/v। इसको एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा, 10 दूनी का 20 2 हो जाएगा, यानी -2 और प्लस का 20 से कम 20 1, यानी कि यहाँ से हमें -1/20 मिल जाएगा। 1/v का मान आया -1/20, तो यहाँ से v का मान हमको मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी कि इससे ये पता चला कि जहाँ पर वस्तु है, वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर,
तो प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही है, यानी जहाँ वस्तु रखा गया है वहीं पे प्रतिबिंब भी बन रहा है। और ऐसा तभी होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। जैसे देखिए पहली किरण यहाँ पे ले गए, ये पहली किरण जाएगी मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, दूसरी किरण अगर मुख्य फोकस से लेके जाते हैं तो ये टकरा कर वक्रता ऐसे जाएगी। मुख्य फोकस से होकर लेके जाएंगे तो ये टकरा कर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वक्रता केंद्र पर ही ये मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। चलिए अब कुछ वर्णनात्मक प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अपवर्तन वाले चैप्टर से है, अपवर्तन के कितने नियम हैं समझाइए। तो अपवर्तन क्या होता है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा आपके, तो इसको पढ़ के ही जाइएगा। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए अपवर्तन का यहाँ पे हम लिखवा देते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको लिखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यहाँ पे पारदर्शी लिख लीजिएगा, आर पार प्रकाश जाना चाहिए उससे, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए प्रकाश जो है ये आएगी, या तो ये अपने ये अभिलंब है, इस अभिलंब से पास भी आ सकती है और दूर भी हट सकती है। इसके दो कंडीशन है। यदि प्रकाश किरण, मान लेते हैं कि ये पहला माध्यम सघन है और ये वाला विरल है। सघन का मतलब इसमें कण के जो भी पदार्थ है उसके कण पास पास होंगे तो उस माध्यम को सघन कहेंगे, और जिस माध्यम के कण दूर दूर होंगे उसको विरल कहेंगे। तो यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में आ रही है तो वो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि ये वाला कंडीशन ना होके ये वाला हमारा अभिलंब है ये, तो इससे ऐसे दूर हटेगी। और अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, यहाँ पे बना रहे हैं, इसको इस बार अगर हम विरल माध्यम लेते हैं तो विरल से जब सघन माध्यम में आएगी प्रकाश की किरण तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये हमारा अभिलंब है तो इसकी तरफ ऐसे झुक जाएगी। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर आ जाती है। तो ये होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और जो ये जा रही है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा प्रकाश के परावर्तन में हमने पहला नियम बताया था, सेम वही नियम प्रकाश के अपवर्तन में भी होता है। बस यहाँ पे जो परावर्तित किरण होती है इसके जगह पर हम अपवर्तित किरण लिखते हैं। सेम नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, ये जो कोण है आई और
जो कोण है आर। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण की ज्या बोले तो साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि नियत होता है, और इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी साइन आई अपन साइन आर बराबर n, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।